स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की इस इम्पोर्टेंट जानकारी में हम बात करेंगे कि जो महिलाओं के खिलाफ वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाएं होती है, इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही समझेंगे कि इससे जुड़ा भारत का कानून क्या कहता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल की जो हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो बहन, बेटी या पत्नी किसी भी रूप में हो, वो आजकल कामकाजी हैं, वो वर्क प्लेस पर काम करती है। इसके अलावा हम न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स या खुद से भी अपने आसपास के माहौल को देखकर ये समझ सकते हैं कि जो महिलाओं के खिलाफ घटनाएं हैं वो कम नहीं हुई है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लोग अब महिलाओं को छेड़ने में अपनी शान समझने लगे हैं। आपने देखा भी होगा कि स्कूल कॉलेजेस के बाहर मंचलों की कैसे लाइन लगी होती है छुट्टी के समय। तो ये तो एक ओपन की बात है। इसके अलावा जो सबसे गंभीर बात है वो ये है, जहां महिलाएं काम करने जाती है वर्क प्लेस पर, वहां पर भी ज्यादातर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाएं सामने आई है। और इसमें सबसे गंभीर बात ये है कि ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर महिलाएं किसी के अंडर काम करती है, और जब ऐसे में उनका एम्प्लॉयर या उनका मालिक ही उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाएं करता है, उनको परेशान करता है, तो महिलाएं यहाँ अपनी डर और इज्जत से ज्यादा अपने जॉब जाने के खतरे के कारण इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती है। उन्हें लगता है कि हम आवाज उठाएंगे तो सुनवाई हो या ना हो, लेकिन हमारी जॉब यहाँ से जरूर चली जाएगी और इसके बाद हमें शायद कहीं और जॉब मिले भी ना। इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल आपने सोशल मीडिया पर मी टू मूवमेंट के नाम से देखा होगा, जहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने सामने आकर अपने साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जैसी घटनाएं हुई थी उनका जिक्र किया था, जहां उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्हें बॉलीवुड के मेल एक्टर के द्वारा या डायरेक्टर प्रोड्यूसर के द्वारा उन्हें सेक्सुअली हरास किया गया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि उस टाइम वो कितनी मजबूर थी। वो ऐसी सिचुएशन थी, ना तो वो वहाँ रह सकती थी और ना ही अपने घर वापस जा सकती थी। तो सच में ऐसी घटनाएं बड़ी शर्मनाक होती है, जो प्रश्न उठाती है कि यहाँ पर कमी किसकी है। क्या यहाँ माता पिता की परवरिश की कमी है, बच्चों के संस्कारों की कमी है, या फिर भारत के कानूनों की कमी है? यहाँ हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा इसको लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन वो कानून तभी इम्प्लीमेंट होंगे जब कोई उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई ऐसे मैटर्स की कंप्लेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो महिलाएं होती है वो अपने परिवार की इज्जत और समाज के डर से इनकी कंप्लेंट नहीं करती है, तो ये मैटर ज्यादातर तो यहाँ पर रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, और रिपोर्ट हो भी जाए तो किसी कारण से इनमें समझौता हो जाता है और मैटर वहीं दब जाते हैं। तो साथियों, ऐसे में अगर इन अपराधों को हमें जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले हमें महिला के रूप में खुद जागरूक होना होगा। अगर हम कोई पुरुष हैं तो हमें अपनी महिलाओं को, चाहे वो बहन है, बेटी है, उनको जागरूक करना होगा। और जागरूकता के साथ साथ उन्हें एजुकेशन देने के साथ साथ हमें उनको फुली सपोर्ट भी करना होगा, क्योंकि देखा गया है कि अक्सर महिलाओं को इन अधिकारों के बारे में पता होता है, कानूनों के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी वो इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाती है, या उठाती है तो उनकी आवाज दब जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है। परिवार वाले खुद ही उन्हें ऐसी आवाज उठाने से मना कर देते हैं। अगर जॉब पर कभी उनके साथ ऐसा होता है तो परिवार वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप जॉब से वापस आ जाइए, आपको वहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, जहाँ आपके साथ ऐसा हो रहा है आप शिकायत ना कीजिए। तो देखिए, अगर हम किसी को एजुकेट करते हैं तो हमें उन्हें सपोर्ट भी देना होगा, तभी वो एजुकेशन अच्छी तरीके से काम में आएगी। तो मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप जो अपने घर की महिला बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको फुली सपोर्ट करें, उन्हें एजुकेशन के साथ साथ अपना सपोर्ट भी दे, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता रहे और वो अपने अधिकारों का सही से यूज कर सके। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम समझते हैं इससे जुड़ा कानून क्या है। तो साथियों, सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें तो यह एक तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, जो महिलाओं से उनके फंडामेंटल राइट्स को छीनता है। आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो हमें समानता का अधिकार देता है, उसका उल्लंघन करता है। साथ ही आर्टिकल 15 को एबॉलिश करता है, जो अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ रंग के आधार पर या सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब ऐसा कोई क्राइम वर्क प्लेस पर होता है तो वह किसी महिला से उसके जॉब करने का अधिकार भी छीनता है, जो हमें दिया गया है आर्टिकल 19(1)(g) के तहत। क्योंकि ऐसे में जब महिलाओं के साथ जॉब प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाएं होती हैं, तो उस कारण से महिलाएं अपनी पसंद की जॉब करने में असमर्थ रहती है। इवन वो इसके डर के कारण जॉब ही करना पसंद नहीं करती है, जो एक तरह से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन करता है।
हमारे आर्टिकल 21 को हमसे छीनता है। और हम आपको बता दें कि इन्हीं अपराधों के खिलाफ हमारे भारतीय कानून में सजाएं भी निर्धारित की गई है, जो कहती है अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को कार्य क्षेत्र के दौरान या फिर अन्य किसी स्थान या समय पर उस महिला की मर्यादा को अपमान करने की नियत से उसे कोई गंदे शब्द कहता है, अश्लील वस्तु का प्रदर्शन करता है या उसे गंदे इशारे करता है, तो ऐसा करना छेड़खानी की धारा यानी आईपीसी के सेक्शन 509 के तहत एक अपराध कहलाएगा और जिसके लिए उस व्यक्ति को 1 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। और इसके अलावा यौन उत्पीड़न के लिए आईपीसी की धारा 354-354A में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने की नियत से उस पर हमला करता है, जबरदस्ती उस पर प्रहार करता है या उसके साथ जबरदस्ती करता है, तो ऐसा करने के अपराध में उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 354 के तहत 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है और आईपीसी की धारा 354A के तहत 3 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और साथियों, इसके अलावा हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि जब भी किसी महिला के साथ ऐसी कहीं पर भी कोई घटना घटती है तो उस महिला को 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर को डायल करके इसकी कंप्लेंट कर देनी है। और इसके साथ ही सरकार ने महिलाओं के लिए कई एप्लीकेशंस भी बनाई है, उनका वो यूज कर सकती है, जिनका यूज करके वो महिलाएं आपातकालीन स्थिति में अपनी लोकेशन पुलिस कंट्रोल रूम और अपने परिवार वालों को भेज सकती है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो पोर्टल है, जो ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पर भी इसकी कंप्लेंट की जा सकती है। या फिर आप अपने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पर एसपी को या फिर अगर पुलिस के द्वारा आपको लगता है कि कहीं कोई बात नहीं बन रही है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में आकर भी इसकी कंप्लेंट कर सकती हैं, क्योंकि जब तक महिलाएं इसकी कंप्लेंट दर्ज ही नहीं करेंगी, वो मैटर वहां पर पुलिस के संदर्भ में आएगा ही नहीं, तो तब तक उस पर कार्यवाही होना इम्पॉसिबल रहता है। और ऐसे में अगर महिलाओं को किसी प्रकार से डर लगता है बदनामी का, तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि ऐसे किसी भी मामले में जो महिलाओं का नाम है उसको उजागर नहीं करना है। अगर केस का जो नाम उसमें लिखा जाता है तो उसमें भी जो महिलाओं का नाम होता है उसको गुप्त रखा जाता है। महिलाओं के नाम पर वहां पर डबल क्रॉस कर दिया जाता है, यानी महिलाओं का नाम किसी भी प्रकार से उजागर नहीं होता है, तो बदनामी से यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। और साथियों, रही बात कोर्ट खर्च या वकील खर्च की, तो हम आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 39A के तहत महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान बताया गया है, जहां पर हर आयु वर्ग की या हर आयु वर्ग की महिला, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह किसी भी जाति से संबंध रखती हो, हर महिला को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत कोर्ट से लेकर वकील तक का सारा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी अपराध है तो अपने जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उस लेवल पर हर स्टेट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में एडीआर सेंटर एस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA भी कहा जाता है, जहां जाकर आप इसकी एप्लीकेशन दे सकती है। इवन वहां जाकर आप अपने जो मामले हैं उसमें मुफ्त कानूनी सहायता भी ले सकती है, मुफ्त कानूनी सलाह भी ले सकती है। तो साथियों, अभी तक की जानकारी से हम समझ गए हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है और इसके लिए भारत में क्या सजा का प्रावधान है, इसकी कंप्लेंट आप कहां और कैसे कर सकते हैं, अगर आपको मुफ्त कानूनी सहायता चाहिए वो आप कैसे ले सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ये क्या होता है। तो साथियों, यहाँ हम आपको क्लियर कर दे कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को नौकरी में लाभ पहुंचाने का लालच देकर या फिर नौकरी में नुकसान पहुंचाने का डर दिखाकर उस महिला का शोषण करता है, तो ऐसा करना सेक्सुअल हरासमेंट के तहत एक अपराध माना जाएगा। और साथ ही वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल की बात करें तो ऐसा कोई भी विभाग, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन या शाखा जो सरकार के द्वारा चलाई जाए या सरकार की किसी कंपनी या शाखा के द्वारा चलाई जाए, किसी सोसाइटी द्वारा चलाई जाए, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी अस्पताल हो, परिवहन हो या फिर स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र या कुछ भी हो, ये सारे कार्यस्थल में शामिल होते हैं। और ऐसे में इन वर्क प्लेस की ड्यूटी बनती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक फेमस केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के इश्यूज को सॉल्व करते हुए कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की थी। क्योंकि इस पर कोई विशेष लॉ अभी तक नहीं बनाया गया है, तो तब से ये गाइडलाइंस ही कानून का काम करती है, जिसके तहत वर्क प्लेस की ड्यूटी बनती है कि वह अपने डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनल लेवल पर शिकायत कमेटी का गठन करे, जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जैसे मामलों पे शिकायत सुने और उन पर समाधान दे।
तो साथियों, मान लीजिए अगर किसी महिला के साथ वर्क प्लेस पर कोई अश्लील हरकत होती है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उस महिला की शिकायत पर या उसके बिहाव में कोई भी इसकी इंफॉर्मेशन दे, तो जांच कमेटी की यहाँ ड्यूटी बनती है कि वह उस पर कार्यवाही करे और कार्यवाही करके 90 दिन के अंदर अंदर अपनी जांच को पूरी करे, जहां वह दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी सबूतों के आधार पर जांच का निर्णय देती है। और निर्णय में अगर ये पाया जाता है कि आरोप सही है तो पुलिस को ये रेफर करती है एफआईआर के लिए, और अगर आरोप झूठे पाए जाते हैं तो ऐसे में उस महिला के ऊपर भी विभागीय कार्यवाही होती है। तो साथियों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के लिए सरकार ने क्या क्या नियम बनाए हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये नियम तभी कामयाब होंगे जब महिलाएं इनके खिलाफ आवाज उठाएंगी और परिवार उनका सपोर्ट करके उस कार्यवाही को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है साथियों आपको आज की ये जानकारी समझ आई होगी, आपके काम भी जरूर आएगी। आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, अपनी बहन बेटियों को या अपनी जो भी महिला साथी हैं उनको इस बारे में जागरूक कीजिएगा। साथ ही उन्हें अपना पूरा सपोर्ट भी दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को एजुकेशन के साथ साथ आपकी सपोर्ट की भी जरूरत है। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।